Hello, welcome to AC Plus powered by Advanced Engineering Classes. Welcome to everyone. Dear students, today we are going to discuss about thermal power stations of country and what does it mean by the thermal power station and plants and how do they work. वे कैसे काम करते हैं for the exam of MPPGCL. So let's start without any delay. First of all, the power. ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन कौन सी पावर को जनरेट करते हैं। जैसे हम लोग जिन पावरों को जनरेट करते हैं उन पावर में बेसिकली देखा जाता है कि हम लोग थर्मल पावर को जनरेट करते हैं, हाइड्रो पावर को जनरेट करते हैं, एटॉमिक पावर को जनरेट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मल पावर को थर्मल पावर को कैसे जनरेट करते हैं। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब है कोई भी एक ऐसी फैसिलिटी जहां पर हम एक फॉसिल फ्यूल को बर्न करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और उस स्टीम जो होगी वो हमारे टरबाइन को घुमाने का काम करेगी और जो टरबाइन हमारा जो चलेगा और उसी टरबाइन से शाफ्ट के द्वारा हम जनरेटर शाफ्ट को भी घुमा देंगे और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ हम विद द यूज ऑफ स्टीम हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में। तो जो थर्मल पावर स्टेशन हैं ये दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं, क्योंकि जो कोल है वो कोल बहुत अर्लियर टाइम से इन्वेंट किया जा रहा है, वो माइन किया जा रहा है और कोल बेस्ड थर्मल पावर जो स्टेशंस हैं वो दुनिया में सबसे पहले बनाए गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस कोल बेस्ड थर्मल पावर जो स्टेशन है इसको 1832 में ही डिस्कवर कर लिया गया था और इसको 1832 में डिस्कवर किया था फ्रैंकमैन हिप्लाइट ने। फ्रैंकमैन हिप्लाइट ने इसको 1832 में डिस्कवर किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कोल बेस्ड थर्मल को, और उसी पर बेस्ड 1882 में आकर के एडिशन ने पहला कोल बेस्ड या कोल फ्यूल्ड थर्मल पावर स्टेशन लगाया था लंदन में लगाया था कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन। तो यहां दो चीजों को याद रखिएगा, ये सबसे पहले डिस्कवर हुए 1832 में और किसने किया? फ्रैंकमैन हिप्लाइट ने इसको डिस्कवर किया और 1882 में इसका पहला सेंटर लगाया गया लंदन में। किसके द्वारा? एडिसन के द्वारा। एडिसन ने इसका सेंटर लगाया। ये तो हुई इसकी डिस्कवरी की बात। अब हम इसको देखते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन क्या है। जैसे कि हमने समझा है कि थर्मल पावर स्टेशन कुछ ऐसी फैसिलिटी का एक ग्रुप है जहां आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है थर्मल पावर स्टेशन। उसमें इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं कूलिंग टावर, और ये आपको दिखाई दे रही है, ये है चिमनी जो फ्लाई एश को एडजस्ट करती है, उसके लिए चिमनी बनाई गई है। और ये फैसिलिटी का वो भाग है जिसमें हम लोग उसका यूज करते हैं, बॉयलर का यूज करते हैं और बॉयलर से हम लोग स्टीम बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर में ग्राफिक में समझेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंबक्शन जब हम कराते हैं तो उससे जो गैसेस निकलती हैं उसको इस चिमनी के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, फ्यूल के रूप में हम लोग बॉयलर में तो हम पानी को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, लेकिन फ्यूल के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो फ्यूल के रूप में यदि हम कोल का यूज करते हैं तो वो कोल फ्यूल्ड थर्मल पावर स्टेशन होगा। अगर हम गैस का यूज करते हैं, नेचुरल गैस का, तो वो गैस फ्यूल्ड थर्मल पावर स्टेशन होगा। और अगर वहां पर हम डीजल का यूज कर सकते हैं तो वो डीजल फ्यूल्ड थर्मल पावर स्टेशन होगा। ऐसे ही थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल के रूप में हम बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कोल का, क्योंकि दुनिया में और इंडिया में भी सबसे ज्यादा कोल फ्यूल्ड थर्मल पावर स्टेशन सबसे ज्यादा है। तो जब भी थर्मल पावर स्टेशन का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले कोल फ्यूल्ड थर्मल पावर स्टेशन ही आता है, क्योंकि कोयला ऐसा है जो नेचुरली बहुत ज्यादा अवेलेबल है और उसकी ही एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बस इस कोल फ्यूल थर्मल पावर स्टेशन में बहुत सारी जो डेंजरस, जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक गैसें होती हैं उनका एमिशन ज्यादा होता है, तो इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है। वरना एनर्जी के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन या कोल फ्यूल थर्मल पावर स्टेशन। इनको हम लोग समझते हैं थर्मल पावर स्टेशन कैसे काम करता है। थर्मल पावर स्टेशन में अगर हम काम करने की उसकी प्रोसेस देखेंगे
जैसे आज हम बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बनता है उस इलेक्ट्रिसिटी में ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूशन थर्मल एनर्जी का ही है, थर्मल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। बाकी 30% एनर्जी में कॉम्बिनेशन आप देख पाएंगे, इसमें कंट्रीब्यूशन एटॉमिक एनर्जी का भी रहेगा, हाइड्रो एनर्जी का भी रहेगा, विंड एनर्जी का भी रहेगा और सोलार एनर्जी का भी रहेगा, और एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे वो भी उसी में इंक्लूड होंगे। यानी एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो पोटेंशियल वो शेयर है वो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, थर्मल एनर्जी के द्वारा इंडिया में। तो इंडिया की थर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि थर्मल स्टेशन। अब आप देखेंगे थर्मल स्टेशन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। किसी भी थर्मल स्टेशन में एक तो होता है उसका कोल यार्ड, जहां पर हम सीधा ट्रांसपोर्टेशन से कोल को वहां पर डंप करते हैं। तो बहुत सारा जो कोल है वो वहां पर पड़ा होता है, कोल के बहुत बड़े बड़े पहाड़ से बने होते हैं। वहां पर आपने देखा होगा, किसी भी पावर प्लांट में देखेंगे तो वहां पर कोल बहुत ज्यादा जमा होता है। कोल एक्सेस में रखा जाता है क्योंकि वो लगातार प्लांट में यूज होता है ना। तो ट्रेनों के द्वारा कोल को लगातार वहां पर कोल यार्ड में डाला जाता है, और कोल यार्ड से कन्वेयर के द्वारा उसको प्लांट की ओर ले जाया जाता है जहां पर उसको यूज किया जाना है। तो कोल जब आता है तो कोल बहुत अनइक्वल फॉर्म में होता है, कुछ बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं। तो सबसे पहले कोल को एक बारीक पाउडर, महीन पाउडर बनाया जाता है। उसका पाउडर इसलिए बनाया जाता है कि कोल के जितने भी पार्टिकल्स बारीक होंगे उतना अच्छा कंबक्शन होगा, जलेगा और पूरा का पूरा जलेगा। उसका जो एसेस है उसमें कोल नहीं मिलेगा हमको, एसेस पूरा का पूरा उसका वो निकलेगा और पूरा का पूरा कोल बर्न हो जाएगा। तो कोल को अच्छे से जलाने के लिए उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में लाने के बाद उसको भेजा जाता है। अब इसमें कैसे कैसे काम होता है देखते हैं। सबसे पहले एक इसका कंपोनेंट होता है बॉयलर। बॉयलर एक्चुअली में क्या होता है, बॉयलर एक वो सेगमेंट है जहां पर पानी को बॉयल किया जाता है, और इस पानी को हीट के द्वारा बॉयल किया जाएगा। और बॉयल क्यों किया जाता है, ताकि हम इसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। तो जहां पर ये सब जिस सेगमेंट में होता है, फैसिलिटी के जिस सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर उसको सेक्शन को हम लोग कहते हैं बॉयलर। यानी बॉयलर वो है जो सीधा का सीधा हीट से कनेक्ट होता है, और हीट के रूप में हम फ्यूल यूज कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोल हो सकता है। हम यहां पर कोल बेस्ड की बात कर रहे हैं तो कोल ही डिस्कस करेंगे। तो कोल को वहां पर बर्न किया जाता है, और बर्न करने के बाद कोयल की जो हीट है वो सीधी बॉयलर में पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। तो बॉयलर का काम है किसी भी वाटर को, हॉट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। और उसके बाद आता है बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस सीधा सीधा बॉयलर के नीचे लगा हुआ एक भट्टी होता है। भट्टी यानी एक हीटर होता है जहां पर कंबक्शन होता है, कोयले को जलाया जाता है। जहां कोयले को जलाया जाता है, जिस भट्टी में उसको जलाया जाता है, उस भट्टी को ही हम बॉयलर फर्नेस कहते हैं, जिसके ऊपर बॉयलर रखा होता है और बॉयलर में पानी धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता है। इसके बाद आता है प्राइमरी एयर फैन। तो ये बॉयलर और बॉयलर फर्नेस दोनों समझ में आए, बॉयलर और बॉयलर फर्नेस। इसके बाद है प्राइमरी एयर फैन। तो प्राइमरी एयर फैन क्या होगा, प्राइमरी एयर फैन वो है जो कोल यार्ड से सीधा का सीधा कोयले को कहां तक लाता है, फर्नेस तक लेके आता है। यानी कोल की जो पाउडर होता है, कोल पाउडर होता है, उसको सीधा फर्नेस पर ले जाने के लिए जो काम करता है उसको प्राइमरी एयर फैन कहते हैं। यानी भट्टी में कोयला डालने का काम करता है, भट्टी में डालने का, कोयला डालने का काम करता है, उसको कहते हैं फैन। और ये इसके अलावा इसकी स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि ये कोयले में जो मॉइस्चर होता है उसको भी खत्म करता है, और उसको भट्टी में धीरे धीरे करके डालता जाता है, और वहां पर कंबक्शन होता है, और उससे ये बॉयलर फर्नेस में जलने वाली आग बॉयलर में पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। इसके बाद आता है फोर्स्ड ड्रॉट फैन, एफडी फैन जिसके कहते हैं। एफडी फैन का काम यह होता है कि यह जो कोयला होता है उस कोयले को धीरे धीरे करके भट्टी में कंट्रोल करता है, भट्टी में जाने के लिए। ये मतलब फर्नेस तक लेके आता है, और फिर उसको भट्टी में डालने का जो काम है वो उसको फोर्स फैन करेगा। और इसकी स्पीड कम होती है क्योंकि इसकी स्पीड उसी के अनुसार दी जाती है कि हमको कितनी एनर्जी क्रिएट करनी है, वहां पर कितनी भट्टी को तेज करना है, कितना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है एफडी फैन। यह सूखा फैन होता है, ये सूखा मतलब एक तरह से ड्राई फैन के रूप में काम करता है, और इसकी स्पीड प्राइमरी फैन से कम होती है क्योंकि प्राइमरी का काम है उसके मॉइस्चर को भी खत्म करना है, और इसका काम मॉइस्चर को खत्म करना नहीं है, सीधा कोयले को भट्टी तक लेके जाना है। तो ये उसको कंट्रोल करता है, भट्टी में कितना कोयला जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो इस फैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फैन की स्पीड कम करके कोयले को कम कर लेंगे तो वहां पर कंबक्शन कम होने लगेगा,
जब हमको ऐसा लगता है कि स्लो डाउन करनी है स्पीड को, जब बढ़ानी है तो इस फैन की स्पीड को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट वन इज इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, आईडी फैन के नाम से इसको जानते हैं। जब जो कोल है, जो कोल जब जल जाता है तो उससे जो फ्लाई एश निकलती है, तो उस फ्लाई एश को सीधा का सीधा चिमनी तक लेके जाएगा, जहां से वो उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, गैसेस को बाहर निकालने का काम करेगा, गैसों को अलग करके, तो उसको हम लोग कहते हैं आईडी फैन। तो ये 3 फैन यूज होते हैं थर्मल पावर में। एक का काम कोयले के मॉइस्चर को खत्म करना, एक को कोयले को भट्टी में डालना, एक को वहां से निकली हुई एसेस को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना, चिमनी तक लेके जाना। इसके बाद आता है बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप एक ऐसा डिवाइस है, बॉयलर फीड पंप, जिसका मतलब यह होता है कि बॉयलर में कब पानी जाना है, कब पानी नहीं जाना है। तो बॉयलर में जब पानी को बढ़ाना होता है तो बॉयलर फीड पंप के द्वारा ही पानी सीधा बॉयलर में डाला जाता है। और ये जो पानी बॉयलर फीड पंप में जाएगा तो पहले से ठंडा नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले से एक ऐसा पाइप का जाल बनाया जाता है जहां पर पानी पहले से ऑलमोस्ट गर्म रहता है। और पानी पहले से गर्म रहेगा, गर्म पानी बॉयलर में जाएगा, तो कम कंबक्शन, कम कोयले को जला करके भी हम पानी को गर्म कर सकते हैं और स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि हम बाहर के जो पाइप हैं, जो बॉयलर के चारों ओर पाइप लगे होते हैं, उन पाइप में जो गर्म पानी हो जाता है उसको ही हम बॉयलर में यूज कर लेते हैं, ताकि उसमें कम कंबक्शन से भी हम उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। तो वो होता है बॉयलर फीड पंप, यानी बॉयलर को पानी की सप्लाई करने वाले पंप को कहते हैं। फिर होता है सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम क्या होता है? सुपर हीटर का काम होता है जब स्टीम निकलती है तो स्टीम में कुछ मॉइस्चर होता है, तो स्टीम के मॉइस्चर को खत्म करने के लिए स्टीम को जब उस पर भेजा जाता है टरबाइन पर, तो बिफोर टू रीचिंग द टरबाइन, पूरा का पूरा जो स्टीम होता है उसको फ्लो करा, उसको गो थ्रू किया जाता है इससे, सुपर हीटर से। तो सुपर हीटर स्टीम की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है, इस स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। सुपर हीटर स्टीम की जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है, तो उसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी स्टीम की बढ़ जाती है। तो वहां से जब निकलेगा तो स्टीम में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको भी वो खत्म कर देगा और स्टीम अब सुपर चार्ज होकर के सीधा टरबाइन पर जाएगी स्टीम। फिर है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर, जो एयर आती है भट्टी के पास, फर्नेस के पास, बॉयलर फर्नेस के पास, उस एयर को गर्म करने का कार्य करता है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का काम होता है कि जो फर्नेस के पास जितनी भी एयर होती है उसको वो गर्म करने का काम करता है, और इसका यूज करता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी सीधा का सीधा ठंडा उसमें नहीं डाला जाता है, पानी सीधा ठंडा उसमें नहीं डाला जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, पानी को पहले से ही गर्म कर लिया जाता है जब बॉयलर पंप उस पानी को उसमें डाल देता है। तो पानी को पहले गर्म क्यों किया जाता है, उसका नाम इकोनोमाइजर क्यों है, आपको समझ पाए? क्योंकि पानी अगर पहले से गर्म होगा और उसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है, जो हमारा फर्नेस चल रहा है, जो भट्टी चल रही है, उसके आसपास के जो पाइप हैं वहां का पानी पहले से गर्म हो गया है, और उसी पानी को बॉयलर पंप है वो बॉयलर में डाल देगा, यानी वो पानी पहले से गर्म है, और उस गर्म पानी में थोड़ा सा कोल और बर्न करना पड़ेगा और वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोयले की एफिशिएंसी को बचाने के लिए और इस पूरे प्लांट की एफिशिएंट बनाने के लिए इकोनोमाइजर का काम करता है। इससे हमारा कोयला बहुत सारा बच जाता है, तो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए उसका नाम है इकोनोमाइजर। द नेक्स्ट वन इज कंडेंसर। कंडेंसर आप जानते हैं, कंडेंसेशन संघनन को कहा जाता है, यानी ये जो हीट आती है, जो स्टीम आती है, उस स्टीम को कंडेंसेशन के द्वारा फिर से पानी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी जो स्टीम को कोल्ड प्रोसेस से मिला करके ये क्या करेगा, उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, कंडेंसेशन। तो ये किसी भी प्लांट के, थर्मल प्लांट के सबसे पावरफुल सेगमेंट है, जिनके बारे में इनके फंक्शनिंग हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज गवर्निंग बॉल्व। गवर्निंग बॉल्व वो होती है जो किसी भी थर्मल पावर स्टेशन की एनर्जी एफिशिएंसी को कंट्रोल करती है कि कितनी एनर्जी बनानी है, कितनी एनर्जी नहीं बनाती है। तो जो सप्लाई ऑफ स्टीम होती है वो गवर्निंग बॉल्व से कंट्रोल की जाती है कि स्टीम कितना छोड़ना है, टरबाइन पर कितना नहीं छोड़ना है। तो उसको गवर्न करने के लिए एक गवर्निंग बॉल्व होता है, वरना अनकंट्रोल्ड होगा तो हमारे टरबाइन खराब हो सकते हैं, इसलिए टरबाइन को एक परफेक्ट अमाउंट में। फिर है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब जानते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन में पानी कितना जरूरी होता है, और उस पानी का जो यूज होता है वो उसको हम क्या करते हैं, बॉईल करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट करके उसको यूज करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए। लेकिन पानी जब इसमें आता है तो वो हार्ड वाटर होता है, उस हार्ड वाटर को कन्वर्ट करके पहले सॉफ्ट वाटर में बदला जाता है।
तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी थर्मल स्टेशन में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान होता है जो ये काम करता है। और इसमें करना क्या होता है कि पानी में, वाटर में जो भी बाइकार्बोनेट जो होते हैं, उसमें जितना का जितना कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है उसको हटाना होता है उसमें से, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर पानी में रहेगा तो वह बॉयलर की लेयर पर जम जाएगा और वो क्या होता है, एंटी एनर्जिक काम करता है और वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और ऐसी स्थिति होगी तो हमको ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा उसको गर्म करने के लिए और हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए हम सॉफ्ट वाटर का ही यूज करेंगे, जिससे कि बॉयलर की लेयर में कुछ भी ना जमे और वो जम जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो ऐसी स्थिति होगी कि हमको ज्यादा कोल बर्न करना पड़ेगा पानी को गर्म करने के लिए। तो पानी को कम से कम कोयले से कैसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए हमको सॉफ्ट वाटर ही जरूरी होता है। तो हम उसको हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। और अगर पूछेंगे क्या क्या उसमें से रिड्यूस किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को उसमें से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाई प्रेशर टरबाइन, और एक होगा इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और एक होता है एलपीटी, लोअर प्रेशर टरबाइन। तो जैसे अपन ने कहा था कि 3 तरह के फैन यूज होते हैं, 3 तरह के टरबाइन भी यूज होते हैं इसमें, 3 तरह के टरबाइन भी यूज होते हैं। जब स्टीम जाएगा तो सबसे पहले स्टीम जाता है एक हाई प्रेशर टरबाइन से। हाई प्रेशर टरबाइन भारी भरकम होता है और एक रोटेशन, बहुत पावरफुल रोटेशन, उसको रोटेट कर देता है हाई प्रेशर से ये पूरा का पूरा स्टीम। और इसके बाद स्टीम यहां से निकल करके जाएगा लो प्रेशर टरबाइन में और वो इंटरमीडिएट टरबाइन में, और फिर इस टरबाइन को घुमाएगा। क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई तो वहां उस टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो उसकी तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन पावर उसको कम चाहिए होती है। इसलिए सेकेंडरी पे जाएगा किसमें, आईपीटी में, इंटर प्रेशर टरबाइन में, और इसके बाद जाएगा सीधा एलपीटी में, लोअर प्रेशर टरबाइन में। और इन तीनों के द्वारा शाफ्ट को इतना देर तक घुमाया जाएगा कि ये शाफ्ट पूरे के पूरे जनरेटर को और उसके आर्मेचर को घुमा देगा, और घुमाने के बाद यहां से एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये उसका बेटर यूज ऑफ स्टीम हम लोग करते हैं 3 टरबाइन से निकाल करके उसके, यानी एक ही शाफ्ट पर जो 3 तरह के टरबाइन निकलते हैं तो टरबाइन के रोटेशन को बहुत स्पीड दे देते हैं। यानी हम 3 स्टेज पर स्टीम का यूज करते हैं, हाई स्टेज पर, हाई प्रेशर पर, मिडिल प्रेशर पर और लो प्रेशर पर, और इसी 3 तरह के टरबाइन उसमें यूज करते हैं, जिससे कि हम स्टीम का मैक्सिमम यूज कर पाए अपने टरबाइन को घुमाने के लिए और शाफ्ट को, जनरेटर की शाफ्ट को घुमाने के लिए। तो 3 तरह के टरबाइन होते हैं, जैसा उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पे ये यूज होता है, सेकंड पे ये यूज होता है, थर्ड में ये होता है, और इसके बाद ही जो निकलता है अल्टरनेटर पर जाता है। अल्टरनेटर उसके बाद चार्ज हो जाता है और अल्टरनेटर क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम लोग ट्रांसमिटिंग लाइन से यूज करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद आता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर सबसे अहम हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। कूलिंग टावर में जो भी पानी आता है उस पानी को बहुत बड़े एरिया में वो फैला देता है और वो पानी धीरे धीरे करके फिर से कन्वर्ट होता है, ठंडा होता है। ये कंडेंसेशन का ही एक पार्ट होता है। कंडेंसेशन और कूलिंग टावर दोनों ही एक काम करते हैं, और ये कूलिंग टावर भी कंडेंसेशन की प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है, तो जो स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट बने चिमनी। यहां से जो भी फ्लाई गैसेस होती हैं, फ्लाई गैस होती हैं, वो फ्लाई गैस चिमनी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं, और इसी में से निकलता है बहुत सारा हानिकारक एमिशन ऑफ कार्बन। तो इसमें से बहुत सारा हानिकारक कार्बन निकलता है, इसीलिए, केवल इसीलिए ये थर्मल पावर प्लांट है वो एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ की चिमनियों से बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये हुआ पूरे के पूरे प्लांट में कैसे एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और आपको पता है कि वहाँ मेंटेनेंस भी होता है, इसीलिए किसी भी थर्मल पावर स्टेशन में, रादर किसी भी पावर स्टेशन में एक से ज़्यादा यूनिट लगाई जाती हैं, क्योंकि एक यूनिट लगातार काम करेगी, उसके बाद दूसरी यूनिट को चालू किया जाएगा। कई बार दोनों यूनिट काम करती हैं, और कुछ समय के लिए कुछ यूनिटों को बंद करके उसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। यूनिट में ही लगाए जाते हैं, कोई भी एक सिंगल यूनिट के प्लांट नहीं होते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा ग्रिड है पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। इसलिए हम उसको यूनिट में ही डेवलप करते हैं, ताकि एनर्जी हमेशा, इलेक्ट्रिसिटी हमको हमेशा मिलती रहे प्लांट से, किसी न किसी यूनिट के चलने से। तो ये था पूरा सिस्टम उसका। अब देखते हैं हम लोग कोल फायर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी थर्मल स्टेशन में जो फ्यूल है वो कोल यूज किया रहा है तो वो कोल फायर्ड होगा। अगर किसी भी थर्मल पावर स्टेशन में गैसेस का यूज किया जा रहा है तो वो क्या होगा,
गैस फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन होगा। अगर किसी में डीजल का यूज हो रहा है, जैसे ऑयल का यूज हो रहा है या डीजल का यूज हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे ऑयल फायर्ड या डीजल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन। ठीक, अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को कंट्रोल करने का काम, थर्मल एनर्जी को करने का काम कौन करता है? एनटीपीसी। एनटीपीसी, और एनटीपीसी को बनाया गया था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये इंडिया में जितनी भी थर्मल एनर्जी बनती है उन सबको सबको कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है। इंडिया में थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी, और ये जिसके लिए काम करती है, इसके बहुत सारे सब्सिडरीज बॉडीज हैं जिसके द्वारा इसकी हेल्प काम करती है, जैसे कांग्रेस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी रिन्यूएबल लिमिटेड और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा निपको और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इन सब के लिए काम करती है। ये हाइड्रो पावर का काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करती है। यानी एनटीपीसी ना केवल थर्मल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बहुत सारा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस देश में एनर्जी प्रोडक्शन को, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एनटीपीसी। देखते हैं इंडिया के कुछ बड़े थर्मल पावर स्टेशन प्लांट। एक है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। तो अगर कोई थर्मल पावर स्टेशन आपने देखा है तो उसमें दो चीजें पता होना चाहिए कि थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, एक तो, दूसरा उसके लिए सोर्स क्या है, सोर्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन में जितनी जरूरत कोयले की है, अगर वो कोल फायर्ड है, तो अगर किसी भी फ्यूल की जरूरत है तो उसमें उतनी ही जरूरत पानी की भी होती है कि उसके लिए पानी का बेटर सोर्स क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसको 1982 से 1987 के बीच में बनाया गया था, और इसका लोकेशन है सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है, और इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। इतना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसका देखते हैं वाटर सोर्स क्या है। निगही कोल माइंस हैं, कोल माइंस जो सिंगरौली में ही है, वहां से ये क्या लेता है, कोल लेता है, और इसका कोल लेता है, और वाटर सोर्स है उसका वो है डिस्चार्ज कैनाल ऑफ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। इसको ऐसे कर दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा। कोल लेता है निगही माइन से, और वाटर सोर्स है उसका डिस्चार्ज कैनाल ऑफ सिंगरौली सुपर थर्मल। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन है उसका जो डिस्चार्ज वाटर है उसका यूज करता है विंध्याचल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे एग्जांपल, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। ये 2006 से 2009 के बीच में बनाया गया। मुंद्रा गुजरात में है, एंड इट हैज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 4620 मेगावाट। इसका वाटर जो सोर्स है वो है गल्फ ऑफ कच्छ, यानी समुद्र के पानी का यूज करता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत अच्छा होगा इसका काम करने के लिए, क्योंकि समुद्र के पानी का सीधा यूज नहीं किया जा सकता है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसने लगाया होगा। नेक्स्ट वन इज कोल सोर्स का क्या है, तो ये कोल सोर्स को इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से। इसको गुजरात में कोल सोर्स नहीं है, इसलिए कोल को इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इसको गवर्न करते हैं, इसके ओनर है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का है। अगर हम बात करेंगे गुजरात में, तो गुजरात में एक और मुंद्रा सुपर अल्ट्रा थर्मल पावर स्टेशन है, उसका नाम भी मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन है, लेकिन उसको ओन करता है टाटा ग्रुप। टाटा एनर्जी उसको कंट्रोल करता है, और वो भी कोल है, वो इंडोनेशिया से करता है, और इसका यूज करता है ओशन वाटर का यूज करता है, समुद्री पानी का यूज करता है, लेकिन वो टाटा ग्रुप का है और ये अडानी ग्रुप का है। दोनों का नाम सेम है, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन और मुंद्रा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर स्टेशन, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ये 2006 से 15 के बीच में बनाया गया। शासन विलेज ऑफ सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट एमपी, ये एमपी के सिंगरौली में शासन गांव में लगाया गया, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 3960। जिस किसी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4000 के आसपास होती है, और वो फर्स्ट कैपेसिटी के रूप में, इसी कैपेसिटी के रूप में डेवलप किया जाता है, तो उसको अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, और इसका वाटर का सोर्स है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वियर। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वियर, ये रिजर्वियर क्या है, जब बाणसागर डैम बनाया गया था सोन पर, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रिजर्वियर बना, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, है ना। तो वहां से जिसका यूज करता है। इसके अलावा इसके जो कोल की सप्लाई होती है वो मोहेर से, मोहेर
अमलोही से और एक्सटेंशन ऑफ छत्रसाल, इन 3 माइन से वो कोल का यूज करता है। तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई थर्मल पावर स्टेशन है तो उसको कोल की सप्लाई कहां से होती है, यानी फ्यूल कहां से मिलता है उसको, और सोर्स ऑफ वाटर उसका क्या है, कि बिना सोर्स ऑफ वाटर के थर्मल पावर स्टेशन में आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके पास पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लिस्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आपको पता होना चाहिए, एमपीपीजीसीएल का एग्जाम है तो इन सबको आपको पता होना चाहिए। संजय गांधी कहां पर है, सिंगाजी कहां पर है, विंध्याचल कहां पर है, या फिर सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया है। इसी तरह सारे स्टेट्स के, कुछ स्टेट्स के जो प्रोमिनेंट हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र में कौन कौन से थर्मल पावर स्टेशन हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इनको एक बार आप इनका क्लिक ले लीजिएगा और इनको नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थर्मल पावर स्टेशन है, ये भी देखिएगा, क्योंकि कौन से थर्मल पावर की लोकेशन कहां पर है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है वो फ्यूल कहां से लेता है और वाटर कहां से लेता है। अगर कोल फाइड है तो कोल कहां से लेता है, डीजल फाइड है तो डीजल कहां से सप्लाई होती है उसको। नेक्स्ट वन इज थर्मल पावर स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी थर्मल पावर स्टेशन हैं और इनको देखेंगे कि इंडिया का सबसे पुराना थर्मल पावर स्टेशन कलकत्ता में ही लगाया गया था। कलकत्ता से ही शुरू हुआ था इंडिया का पहला थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु के थर्मल पावर स्टेशन है, ये हम लोग पहले भी एमसीक्यू में इनको डिस्कस किए हैं। आप इनको एक बार लिस्ट बनाइएगा और इनकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा थर्मल पावर स्टेशन की। ये गुजरात के थर्मल पावर स्टेशन है, जैसे हमने इसमें मुंद्रा को भी डिस्कस किया है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोगों ने ये डिस्कस किए हैं एटॉमिक पावर स्टेशंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस and thermal power station. Now it is the time to be make the list of all the thermal power stations and their locations, वे कहाँ पर located है, and about मध्य प्रदेश because you are going to be appear in the examination of MPPGCL। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में थर्मल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, एटॉमिक एनर्जी मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस नहीं होती है, विंड एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, सोलर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है। यू हैव टू प्रिपेयर दीज ऑल फैक्ट्स फॉर बिफोर टू बी अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सो इनके बारे में लिस्ट बनाइएगा, ओके, एंड वी will try to provide you more and more knowledge about your examination and the topic related to your exam. तब तक best of luck for your exam and keep study and keep listening videos. Thank you.